नमस्कार सभी को। स्टार्ट करते हैं क्लास। आज सेकंड रेमेडी हमें पढ़नी है हमारी, दैट इज स्क्रोफलोसो 2 S2। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा है कि स्क्रोफलोसो 1 रेमेडी या S1 रेमेडी कैसे काम करती है। उसके प्लांट्स को पढ़ने के बाद पहले तो प्लांट का स्टडी ही किया गया है, उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर्टीज, उसके प्रोटोकॉल्स को हमने डिस्कस किया। अब एस ग्रुप में यानी कि टोटल टोटल 38 रेमेडीज में जो एस ग्रुप की रेमेडी है, एस ग्रुप की रेमेडी में से हमने S1 स्टडी किया है और S2 हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या देखना है। हमने इसमें एक प्लांट पढ़ा नक्स वोमिका, और यहां एक प्लांट हम देखेंगे लाइकोपोडियम। बाकी जो 8 प्लांट्स हैं वो है कॉमन। 8 प्लांट्स क्या है, 8 प्लांट्स दोनों रेमेडी में कॉमन प्लांट है। ठीक है, 8 प्लांट कॉमन है। बाकी एक प्लांट जो सिंगल प्लांट है, जो मेन स्पेसिमेन प्लांट है, वो दोनों का अलग अलग है। उसी तरफ अब हम अपनी स्टडी को बढ़ा रहे हैं, दैट इज स्क्रोफलोसो 2 S2। इसमें आप देखिए स्क्रोफलोरिया नोडोसा, टसिलैको फरफेरा, हाइड्रेसिस कैनेडेंसिस, मिलेक्स मेडिका, बैट्रिकारिया चामोमिला, कोक्लेरिया और वेरोनिका नेस्टोटिनम, ये सब वही प्लांट्स हैं जो हमने अभी स्क्रोफलोसो 1 में पढ़े हैं। और इनमें कुछ कॉमन ऐसी प्रॉपर्टीज को मैं बीच में आपको बताते जा रहा था कि ये फैसिलिटी हमें, या ये प्रॉपर्टी S2 में मिलेगी, S5 में मिलेगी। बाद में एक टेबल, स्पेसिफिक टेबल भी मैंने बनाई है कि ये प्लांट लाइकोपोडियम के साथ मिलके स्क्रोफलोसो 2 में हमें क्या प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग स्टडी करेंगे स्क्रोफलोसो 2 का मेन प्लांट लाइकोपोडियम कैल्वेटम, या लाइकोपोडियम के नाम से हम इसको इन जनरली यूज करते हैं। होम्योपैथी में भी ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी में से एक रहती है, जैसे नक्स वोमिका है, जैसे सल्फर भी बहुत प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी है, और लाइकोपोडियम भी उसी में से एक है। आप ये कह सकते हैं कि जब भी मेल प्रॉब्लम की बात आती है, या बालों हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात आती है, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की बात आती है, तो 10 में से 6 या 7 पेशेंट में लाइकोपोडियम होम्योपैथी में निकल के आता है, भले चाहे क्लासिकल प्रैक्टिस भी कोई कर रहा है तो भी। तो यहाँ एक्चुअली हमारे पास सिंगल प्लांट तो नहीं है, स्क्रोफलोसो 2 में लाइकोपोडियम एक प्लांट है और बाकी रेमेडीज उसको फॉलो करती हैं। यानी कि नक्स वोमिका का जो 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 कप्तान था वो था नक्स वोमिका, और बाकी के प्लांट्स उसके बाकी प्लेयर्स थे जो एक स्ट्रेटेजी के तरीके से काम करते हैं। यहाँ स्क्रोफलोसो 2 का जो कैप्टन है या इस कंपनी का जो मैनेजर है वो है लाइकोपोडियम, बाकी एम्प्लॉइज इसके साथ एक स्ट्रेटेजी के साथ में काम करते हैं। वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है, नए प्लांट मिलते हैं, कुछ नई चीजें आती हैं, कुछ कॉमन हो जाता है। बोटेनिकल प्रोफाइल, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइकोपोडियम कैल्वेटम का जब हम देखते हैं तो ये बोटेनिकल नेम है जो हम पढ़ रहे हैं। कॉमन नेम है इसका क्लब मोस या ग्राउंड पाइन के नाम से इसको जानते हैं, जहां जिस जिस जगह की ये जीन्स है जहां पे ये पैदा होती है। लाइकोपोडेशिया फैमिली का प्लांट है, और ये सब जगह, इन सब जो 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 एरिया है, जो स्पेसिफिक डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं, मॉइस्ट फॉरेस्ट, माउंटेन सोप्स और शेडेड प्लेसेस, जहाँ पे जो है वो स्टेट्स ज्यादा रहती है, और यूरोप, एशिया, नॉर्दर्न अमेरिकन, बहुत बड़े स्केल पे ये प्लांट जो है वैसे मिलता है। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो प्लांट है, बहुत साल पहले ये प्लांट बहुत बड़ा हुआ करता था, जैसे बरगद का पेड़ या उसके आसपास के जो पेड़ हैं, बहुत ऊंचा और बड़ा पेड़ था। धीरे धीरे क्लाइमेटरी चेंजेस होते गए और ये जो है छोटा होता चला गया। लेकिन एक बड़ी चीज इसके साथ जो है देखी गई है, जो इस मेडिसिन में भी दिखती है, वो ये है कि इसने अपने आप को एडजस्ट किया और ये खत्म नहीं हुआ। मतलब ये जीन्स, ये प्लांट
दुनिया से गायब नहीं हुआ, अपने आप को एडजस्ट करके इतने जो जो टाइम जो स्पैम है पूरा उसमें इसने अपने आप को मैनेज किया। तो होम्योपैथी में ऐसा भी बोला जाता है कि भाई ऐसे लोग जो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं या करते हैं, अपनी सारी चीजों को कंप्रोमाइज करके, उस तरीके की प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ हम फाइटोकेमिकल्स की बात करेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो सभी प्लांट में लगभग वही होते हैं। कुछ मिनरल्स और विटामिन थोड़े अलग रह सकते हैं, अदरवाइज वो सब वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कंपाउंड जो हैं वो सभी प्लांट में कॉमन रहते हैं, उसकी अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए। अब इस प्लांट में लाइकोपोडीन नाम का एल्कोलॉइड है जो मोस्ट स्पेसिफिक जो कंपोनेंट है इसका, न्यूरोप्रोटेक्टिव जो वो प्रॉपर्टी है वो प्रोवाइड करता है, मेमोरी इनहेंसिंग है। मेमोरी कम होने पे ये रेमेडी बढ़िया काम करती है, लेकिन मेल के लिए स्पेसिफिक कंडीशन में उसको मैं बताऊंगा। मेमोरी अच्छा मेमोरी इनहेंसर स्क्रोफलोसो 2 या लाइकोपोडियम होता है। इसके अलावा कैल्वेटीन एल्कोलॉइड है इसमें, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टी है, स्पाज्म को, मस्कुलर स्पाज्म या ऐसी स्थिति को रिलीव करता है। फ्लेवनॉइड्स, पॉलीफिनोलिक टाइप के फ्लेवनॉइड्स है इसमें, कर्सेटीन, केमिफ्रेल, ल्यूटेलिन, ये तीन इसमें जो वो देखने को मिलते हैं जो इसको एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। स्पोरोपोलेनिन ये पॉलीमर स्पेसिफिक टाइप के कंपोनेंट है इसमें, जो कुछ और चीजों के लिए यूज होते हैं लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। ट्राइटरपेनोइड्स में टर्पेन्स जो है इसके लीवर प्रोटेक्शन और इम्यूनोमोड्यूलेशन का काम करते हैं। ये कुछ कंपाउंड इसमें है जो लाइकोपोडियम में रहते हैं, लेकिन मेन प्रॉपर्टी लाइकोपोडिन और जो कैल्वेटिन है इसके फ्लेवोनॉइड्स तो सब जगह रहते ही हैं। इनसे सबसे ज्यादा मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी है वो इन्हीं दो एल्केलॉइड्स की हमें देखने को मिलती है। मेडिसिनल यूजेस विद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के अनुसार अगर हम देखें, लाइकोपोडियम के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, फिलहाल तो जो मेन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको हम देख रहे हैं। देखिए, मेडिसिनल यूजेस विद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये एक टेबल है। इसमें कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, कुछ डिस्क्राइब किया है, जैसे लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल यूरिनरी सिस्टम, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्मोनल, स्पेसिफिकली मेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए। लेकिन फिर मैंने बाद में इसको सिस्टम वाइज भी बहुत दूसरे तरीके से भी इलेबोरेट किया है कि सिस्टम वाइज किन किन चीजों में हम इसको यूज कर सकते हैं, या जो चीजें किस तरीके से निकल के आती हैं जहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखें, फिजियोलॉजिकल एक्शन की हम बात करेंगे लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो ये सब तो प्रॉब्लम है ही, हेपेटिक इनसफिशियंसी यानी कि लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये करेगा क्या? इंक्रीज बाइल फ्लो, इंप्रूव लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, जो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है उसको ये बढ़ाता है। इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, आज रात से बारिश है लगातार, मौसम खराब है। वैसे तो ज्यादातर फाइबर ऑप्टिक का ही कनेक्शन है, लेकिन फिर भी पानी वानी चला जाता है। और दूसरा, जो पोल से अंदर तक का एरिया है वो वाईफाई है, उसमें डिस्टरबेंस रहता है। हाँ जी। वही इंटरनेट चला गया था, हालांकि वहीं से स्टार्ट हुई है मीटिंग हमारी, लेकिन ये एक दो बार फ्लक्चुएशन हो सकता है, आज इससे डिस्टर्ब नहीं होना है हम लोगों को। तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक के जो सिक्रेशंस हैं उनको बढ़ाता है। थोड़ा बोर्ड की ब्राइटनेस भी अब डिस्टर्ब है मुझे लग रहा है, छोटी लाइट से ज्यादा अच्छे तरीके से शायद दिख पाएगा। हाँ, तो गैस्ट्रिक जो सिक्रेशंस हैं उनको ये इनहेंस करता है, उनको बढ़ाने का काम करेगा। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में, मेमोरी के लिए, कंफ्यूजन के लिए, डिमेंशिया के लिए लाइकोपोडियम अच्छी रेमेडी है। और लाइकोपोडियम एक्ट्स एज ए कोलिनेस्टेरेस, क्या लिखा है, कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर्स एंड इंप्रूविंग द न्यूरो ट्रांसमिशन। एक्चुअली इसको और अच्छे तरीके से हम समझें, जो नर्व के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, माइलिनेट जो माइलिनेशन होता है, उसकी जो माइलिन शीथ होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो वैसे ही काम करती है जैसे अ, हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक हमारे वायर होती है उस पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, इंसुलेटर जिसको बोलते हैं।
तो इंसुलेशन का काम वो करती है, उसको एक्चुअली ये जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है रेमेडी। यूरिनरी सिस्टम की तो बहुत बढ़िया रेमेडी है ये। खासकर यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, इन दोनों पे, और यूरेथ्रा, इन पे बहुत बढ़िया काम करती है, मेल के लिए, फीमेल के लिए भी। तो माइल्ड डायरेटिक है और ब्लैडर के फंक्शन को, ब्लैडर की टोन को, मस्कुलर एक्टिविटी को इंप्रूव करता है। स्किन में यूज है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। स्किन में हम कभी कभी फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन में ये कई बार अच्छा काम कर जाता है, एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें यूजफुल रेमेडी है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, स्पेसिफिक जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ रहता है तो ये जो है म्यूकस के फॉर्मेशन को कम करती है। हार्मोनल एक्टिविटी बहुत प्रोमिनेंट है इस रेमेडी की। खासकर मेल के लिए ये सारी प्रॉपर्टी, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इंपोटेंसी, वीक इरेक्शन, और जो हम एक तरीके से बोलते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस अगर कम हो जाए, जिससे ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया जैसी कंडीशन बनती है, उसमें भी बहुत कारगर रेमेडी है। एंड्रोजन रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, इंप्रूव द पेरिफेरल सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, और मेल पेशेंट के लिए जो वास्कुलर सर्कुलेशन है, वास्कुलर जो स्ट्रेंथ होती है ब्लड को होल्ड करने की पिनाइल पार्ट में, उसको ये इंप्रूव करता है, यानी कि वेनस लीकेज को कम करती है रेमेडी। वेनेरियो वन भी अच्छी रेमेडी है वेनस लीकेज को कम करने के लिए, वैन वन जो हमारे पास है। और लाइकोपोडियम भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो वेनस लीकेज को कम करके अच्छा इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। अब सिस्टम वाइज प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, जहां बहुत स्पेसिफिक तरीके से ये रेमेडी काम करती है। और इसके बाद भी मैंने एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए बना के दिया है कि स्क्रोफलोसो 2 में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, ये रेमेडी कहाँ मोस्ट स्पेसिफिक काम करती है। गोल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ओवरीज, टेस्टिस, और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, साथ में कुछ की बेनिफिट भी मैंने इस प्लांट के दिए हैं। तो बहुत बढ़िया और इंटरेक्टिव टाइप का ये क्लास है लाइकोपोडियम का, जिसमें हम केवल इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं, इसका जो स्पेसिफिक यूज है वो भी हम देख रहे हैं। बाद में फिर एक प्लांट वाइज प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई ना बाकी सारे प्लांट्स की, वो भी आपको बताने वाला हूं, ताकि एक पिक्चर स्प्रोफलोसो 2 की बन जाए। और जब हम स्प्रोफलोसो 2 को स्टडी करें तो हमें चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे वो नजर आने लगे कि हाँ स्प्रोफलोसो 2 कैसे काम कर रहा है। गैस्ट्रोस्टेंटाइनल इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है, या गैस्ट्रिक जो जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। और हम बहुत ज्यादा केसेस में इसको यूज करते हैं, खासकर फ्लैचुलेंस, ब्लोटिंग। और मोर रिन्यूइंग इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादातर जो डाइजेस्टिव सिस्टम की वीकनेस है वो इवनिंग में देखने को मिलती है। डाइजेस्टिव जूसेस इवनिंग में थोड़े कम सीक्रेट होते हैं, वहां ये अच्छा काम करती है। लीवर पे उस टाइम बहुत इफेक्टिव रेमेडी हो जाती है। इसके साथ साथ ये स्टमक पे भी बढ़िया काम करती है। क्रेविंग ऑफ स्वीट्स, हॉट फूड, एवर्जन टू ब्रेड, ये भी डाइजेस्टिव कंप्लेन ही है। हालांकि ये बहुत स्पेसिफिक तो नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, लेकिन इनके बेस पे आप सिलेक्शन स्प्रोफ्लोसो 2 का कर सकते हैं, खासकर जब आप टेम्परामेंटल चीजों को भी अगर लेना चाह रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन विद इनफेक्चुअल अर्जिंग, जैसे नक्सोमी का काम करती है वैसे ये भी काम करती है, लेकिन फ्लैचुलेंस और ब्लोटिंग इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट रहती है। अब ये फिजियोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट डालती है सब चीजों में। इम्प्रूव्स ब्लैडर स्पिंचर की जो टोन होती है, जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर होता है, एलियस जिसको बोलते हैं, स्टमक जो हमारा होता है उसके ऊपर जो मस्कुलर वाल्व एक लगी होती है खाने को होल्ड करने के लिए, उसको टोन अप करता है। और जीईआरडी जो जो खाने को रिकर्जिटेट जिसमें होता है, या एसिड रिकर्जिटेट होता है, उसको ये रोकता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बैलेंस करता है, और फर्मेंटेशन को इंटेस्टाइन में ओवर फर्मेंटेड होने से रोकता है, जिससे गैसेस का फॉर्मेशन कम हो जाता है, क्योंकि जब भी फॉर्मेंटेशन ज्यादा होगा तो गैसेस का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम। इसमें आप देखिए, डिफिकल्ट यूरिनेशन जब भी आता है तो स्क्रोफलोसो 2 को आप सेलेक्ट करिए। डिफिकल्ट यूरिनेशन या डिफिकल्ट मिक्चुरेशन का मतलब है कि
पेन हो सकता है यूरिनेशन के टाइम, बर्निंग हो सकती है, और डिस्कम्फर्ट जो फील हो सकता है, ऐसे सभी कंडीशन में ये काम करती है। चाहे वो ब्लैडर की प्रॉब्लम की वजह से है, चाहे वो एनलार्ज प्रोस्टेट जो है उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। प्रोस्टेट का एनलार्ज होना और दूसरी प्रॉब्लम की वजह से इम्पोटेंसी, वीक इरेक्शन और पीएमई जैसी कंडीशन में बहुत खास रेमेडी है। टेस्टिकल एट्रोफिक कंडीशन में काम करती है। ये राइट साइड इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब लाइकोपोडियम की प्रॉपर्टीज को मेडिसिनली टेस्ट किया गया, ऐसे रिसर्च पेपर है, और ये केवल होम्योपैथिक थ्योरी नहीं है कि लाइकोपोडियम जो है वो राइट साइड चीजों पे बहुत इफेक्टिव होती है। इवन ये प्रूवन है, और हमने इलेक्ट्रोपैथी में भी बहुत बार प्रूव किया है। मैंने कई बार आप लोग को एक केस डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोपैथिक वे में मैं ट्रीटमेंट करता रहा एक फीमेल का कई दिन तक, कई हफ्तों तक जो है, राइट साइड के शोल्डर पेन का। लेकिन जब पेन की सारी रेमेडी वहां उस तरीके से काम नहीं करी, और राइट साइडेड कंप्लेन और फैटी लिवर के बेस पे जब उसको स्क्रोफ्लोसो 200 में दिया गया, S2C2 को, तो 3 से 4 दिन में ही उसका शोल्डर पेन ऐसे गायब हो गया जैसे था ही नहीं, 3 से 4 दिन में ही। तो कई बार बहुत सारी अप्रोच हमें एक अच्छा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करती है। तो ये ब्लैडर के भी स्पिंचर टोन को इम्प्रूव करता है, पेट की भी जो स्पिंचर टोन है उसको इम्प्रूव करता है, टेस्टोस्टेरोन जो है उसके इफेक्ट को बढ़ाता है, और वास्कुलर सप्लाई जो होती है जेनेटल ऑर्गन में उसको इम्प्रूव करता है। लीवर एंड गॉल ब्लैडर, हालांकि ये डाइजेस्टिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिक रेमेडी इन दो चीजों की है, लीवर डिजीज, क्रोनिक लीवर डिजीज, फैटी लीवर, सिरोसिस ऑफ द लीवर, और गोल ब्लैडर से जो प्रॉब्लम है, गोल ब्लैडर स्टोन, कोलिसिस्टाइटिस, या जो है वो गोल ब्लैडर पॉलिप्स, इन सब केस में स्क्रोफ्लोसो 2 का सिलेक्शन हमें करना ही है। ये बाइल के सिक्रेशन को इम्प्रूव करती है, लीवर के प्रॉपर्टी होती है, लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाती है, और एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम है जो डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है, P450। इसके प्रॉपर्टी को भी ये, इसके पाथवे को इनहेंस करती है। मेंटल और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीजों की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एंटिसिपेटरी एंजाइटी। अच्छा, इसका होम्योपैथी में भी एक बहुत अच्छा जो एक की नोट आप बोल सकते हैं दिया है, बताऊंगा बाद में, जो हमारे यहाँ भी काम करता है। मैं अक्सर ये चीजें टेस्ट करता रहता हूं, और अलग अलग रेमेडी, उन लोगों की रेमेडी भी जो प्योर कोहेशन से बनाते हैं या कोहेशन से नहीं बनाते हैं, तो दोनों सेम तरीके से काम करती हैं। ये सारे प्रैक्टिकल सब जो है मैंने करके देख रखे हैं। तो कुछ जगह बिल्कुल सेम चीज है, खासकर जब लाइटर डाइल्यूशन में चली जाती है ना, देखो D10 तक तो बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट होता है। मान लो आप लाइकोपोडियम के बेस के S2 को यूज करेंगे, D10 मतलब 10x, यानी कि उससे पहले अगर आप लाइकोपोडियम की पोटेंसी लेंगे, पहले तो वो आती नहीं है, बहुत कम कंपनी बनाती है एक्स में पोटेंसी, लेकिन कोई मिलती भी है तो वो वैसे काम नहीं करती जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन करती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक करती है। लेकिन 30 और 200 में बहुत सारी चीजें वो एक तरीके से मैच हो जाती है, क्योंकि वो सबटल एनर्जी और जो डायनामाइजेशन का प्रोसेस है वो तो सेम ही रहता है दोनों के लिए। और मैं तो पहले ही बोलता हूं कि 30 और 200 का जो जो डायलूशन का है वो एक्चुअली थुडर क्रॉस के थ्रू ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आया है। भारत में एनएल सिन्हा जी उसको लेके आए, जो लगता है होम्योपैथिक वे ही है, लेकिन वो काम करता है, बढ़िया काम करता है अपनी मेडिसिन को भी जब हम ब्रेक करते हैं। तो जब S2 को 200 में आप यूज करते हैं तो केवल लाइकोपोडियम को 200 में यूज नहीं कर रहे हैं, बाकी 8 प्लांट्स भी तो उसमें रहते हैं ना, और उनमें खासकर जिनमें एल्कोलॉइड्स हैं, क्योंकि ये डाइल्यूशन वाला जो प्रॉपर्टी है एल्कोलॉइड वाले प्लांट की ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। अच्छा, तो इस तरीके से ये वीक मेमोरी, पुअर कंसंट्रेशन, डिजायर पावर बट लैक ऑफ करेज, यानी कि काम को करने की हिम्मत उतनी नहीं रहती है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन को मॉड्यूलेट करता है, स्पेसिफिकली कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस का हार्मोन है और किडनी के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रिलीज इसका रहता है, और गाबा को जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ये मॉड्यूलेट करता है, रेगुलेट करता है, ये दोनों ही। हालांकि डोपामीन भी बहुत जरूरी है, डोपामीन का जो सिक्रेशन है वो कम रहता है ऐसे लोगों में जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है।
तो वो उस तरीके से ये काम करता है। स्किन और हेयर, हेयर के लिए तो बहुत बढ़िया है। व्हाइट हेयर हो रहे हैं, प्री मैच्योर व्हाइट हेयर है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर जिसको हम बोलते हैं, इसको फ्लोसोटो आप हमेशा याद रखिएगा, लाइकोपोडियम D10 के बाद जो भी आपके अवेलेबल है, जो भी आपके पास, वो पेशेंट को दे दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। और वैन वन जरूर दीजिएगा क्योंकि ये हेरिडेटरी होता है। वेनेरियो वन जरूर देना है, ऐसे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है जिनके माँ बाप के बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं, तो उनके भी वैसे हो जाते हैं। और मैं तो खुद एग्जाम्पल हूं इन सब चीजों का, ये जेनेटिक मेरी फैमिली में है, बालों का गिरना और जो है प्री मैच्योर ग्रे हेयर। फिर भी मैंने बहुत कुछ अपने आप पे बचा के रखा हुआ है, अभी भी ज्यादा नहीं लेकिन 70% बाल तो मेरे सिर पे हैं। और 42 मेरी एज है, इस एज तक मेरे पापा के बाल तो 60% चले गए थे, 40% बस साइड में थे। और व्हाइट हेयर भी बहुत जल्दी था, लेकिन मैंने बहुत कुछ, केवल मेरे व्हाइट हेयर इतने वाले हिस्से में, ऊपर कोई व्हाइट नहीं है, ये बहुत कुछ मैंने जो आया, जो नेचुरल रेमेडीज हैं उनकी वजह से। और मैंने इस जेनेटिक प्रोसेस को डिले कर दिया है, ये खत्म तो नहीं होगा, देखिए यहाँ क्राउन एरिया में से जो एरिया है उसमें से काफी, उसमें 70%, क्राउन एरिया में 70% चले गए हैं, 30% बचे हैं, लेकिन इसको डिले मैंने कर दिया, काफी डिले कर दिया, इतना डिले कर दिया कि अभी भी मैं जिस तरीके से जो जो हेयर फॉलिंग है मेरी, जो मैं देखता हूं कि ये 10 साल और भी इसे ऐसे ही मैं रोक सकता हूं, बल्कि अब तो और कम होगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल जैसे जैसे उसका असर कम होता चला जाता है, क्योंकि DHT जो एक तरीके का टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है, वही बालों को गिरने पर मजबूर करता है। और 50 की एज तक जाने के बाद वो धीरे धीरे जो है डीके होने लगता है, तो 50 के बाद ये ऑलरेडी रुक जाता है। आप लोग देखते हैं कुछ लोगों में 50 तक सारे बाल गिर जाते हैं, और फिर अचानक से नए फॉलिकल उन लोगों को आने लगते हैं, हालांकि वो मेच्योर तो नहीं होते लेकिन आने लगते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा काम करती है हेयर पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं हम स्क्रोफलोसो 2 को, हालांकि ये अच्छी रेमेडी है, क्योंकि लाइकोपोडियम के अलावा दूसरे प्लांट भी हैं जो माइल्डली ब्रोंकोडायलेटर का काम करते हैं, ये खुद भी करता है, और हिस्टामिन को मॉड्यूलेट करता है, यानी कि हिस्टामिन को थोड़ा कम करता है, तो चेस्ट को एक तरीके से रिलीज कराने का काम करता है, म्यूकस को सिक्रेट कराने में ये हेल्पफुल रहता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो मतलब जॉइंट की और उसकी हम बात करें, हालांकि बहुत ज्यादा यूज हम यहां भी नहीं करते, लेकिन अगर देखा जाए वीकनेस ऑफ लिम्स, कमजोरी, काफ मसल में जो क्रैम्प्स होते हैं, या फिर आप इसको राइट साइडेड केवल स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए 200 में S2 को यूज कर सकते हैं। ये मैंने बहुत बार यूज किया है स्क्रोफलोसो 2 को, राइट कंधे के लिए, राइट नी के लिए, केवल स्पेसिफिक राइट साइड, और एंकल के लिए, साथ में प्रोटोकॉल के साथ में जो प्रोटोकॉल बनता है वो तो हमें देना ही होता है। अच्छा, ये है वो पर्सनैलिटी पिक्चर इसकी जो होम्योपैथी वे में यूज करते हैं, ये भी मैंने इसमें ऐड किया है। ये इसलिए ऐड किया गया क्योंकि ऐसा मुझे लगा जब मैंने इस इन दो तीन चीजों पे इसको यूज किया, कि ये यहाँ जब लाइटर 30 या 200 में यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये यहाँ भी काम करता है लाइकोपोडियम, हालांकि सिंगल नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन है लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, पढ़ाकू आदमी है, दिमागी आदमी है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कतार में पीछे रहना चाहता है हमेशा, ये तब आपके काम आएगी जब आप टेम्परामेंटल सिम्टम्स ले रहे हैं किसी से, आप किसी से कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम ले रहे हैं। भाई टेम्परामेंट भी तो वैसा ही है ना जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दोनों अलग थोड़ा ही है, मैंने समझाया था आप लोगों को। तो एक इंटेलिजेंट पर्सन है लेकिन उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और ये प्योर प्रूविंग सिम्टम्स है, पहले ही बता दे रहा हूं, प्रूविंग मतलब होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है ये। और 30 डायल्यूशन 200 डायल्यूशन में ये, अगर आपके पास प्रोमिनेंट प्लांट है तो वो काम करते हैं। उन प्लांट को मैं आपको बता देता हूं जो 30 और 200 डायल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करते हैं, ठीक है। उनमें लाइकोपोडियम है, नाक्सोमिका उतना नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, लेकिन लाइकोपोडियम बहुत है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस है जो वेनेरियो वन में है। रस्टॉक्स है जो हमारे सी ग्रुप की सभी रेमेडी में है। कोनियम मैक्युलेटम है जो सी ग्रुप की सभी रेमेडीज में जो है उसको ऐड किया गया है। फाइटोलग का डी कैंड्रा है जो कैंसरेसोफाई में है। एट्रोपा बेलाडोना है जो C13 में है, S12 में है। और डेफने मजेरियम है,
जो कैंसरेसो 3 में है। इसके अलावा सेम्बुकस नाइग्रा है जो स्क्रोफलोसो 10 में है। और एक और प्लांट है स्क्रोफलोसो 11 में है, कैनबिस सटाइवा, जो स्क्रोफलोसो 11 में है। हाँ, लीवर पेन में बहुत बढ़िया काम करती है। S2C2, S2C2 फेब्रिफिको 2 या F1, S2C2 F1 या F2 को 200 या 30 डाइल्यूशन में। 200 है तो दिन में 2 बार, 30 डाइल्यूशन है तो दिन में 3 बार 4 बार भी दे सकते हैं। बहुत बढ़िया काम करता है लीवर पेन में। स्पाज्मोडिक है तो वर्वन भी ऐड कर लीजिए। अगर स्पाज्म, खिंचाव लगता है, जैसे लगता है जैसे कोई एक तरीके का खिंचाव प्रेशर बना हुआ है, तो वर्ड 2 भी ऐड कर सकते हैं। या वर्ड 2 और वाई अप्लाई करा दीजिए, या वर्ड 2 W अप्लाई करा दीजिए राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन पे। और साथ में S2C2 F1 या F2 को पेशेंट को दीजिए। अच्छा, ये मैं बात कर रहा था जो प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस वे में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है फियर ऑफ फेलियर, स्टेज फ्राइट। एक इंटेलिजेंट पर्सन जिसको कॉन्फिडेंस कम है, उसको ये डर हमेशा लगा रहता है कहीं तुम फेल ना हो जाए, कहीं तुमसे कोई गलती ना हो जाए। स्टेज पे जाने से यानी कि लीड करने से डरता है वो पेशेंट। होशियार आदमी है लेकिन वो लीड नहीं कर सकता है। बोसी एट होम बट टिमिड आउटसाइड। घर में शेर और बाहर चूहा, ऐसे आप बोल सकते हैं, हालांकि मजाक की बात है। यानी कि घर में गुस्से वाला और डिक्टेट करने वाला, और बाहर आउटसाइड में जाके उसका नेचर वैसा नहीं रहता, कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो जाता है। और एक बताता हूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है लाइकोपोडियम का, वो ये है कि ये डिक्टेट करना तो पसंद करता है, अपने से नीचे वालों को डिक्टेट करना पसंद करेगा हमेशा, और अपने से ऊपर वालों से टिमिड रहेगा, बहुत डरा हुआ रहेगा। और ऊपर से जो इसको मिलता है, ऊपर से जो डांट इसको पड़ी है, सीधा उससे डबल करके नीचे वालों को ये डांटेगा। यानी कि बाहर अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो घर आके गुस्से को वो निकालेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है जो 30 और 200 डाइल्यूट करने के बाद ही आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मिलेंगे, अगर आप उनको इस तरीके से देखना चाह रहे हैं तो। क्लासिकल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो मैंने आपको बताया था कि ट्यूडर क्रॉस के चीजों को अगर निकाल दें, तो मैटी जी ने तो केवल 3 ग्लास ही यूज किए थे। ग्लास थेरेपी अभी मैंने बताई नहीं थी। ग्लास थेरेपी और ग्लोब्यूल्स अभी बचे हुए हैं, उनको बताऊंगा इसी क्लास में। ग्लास को तो देखता हूं, अभी आपको बता दूंगा सेकंड हाफ में। तो कहा था मैं? हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं, या हम 30 और 200 की बात लेना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। हाँ, ये है इसका समरी चार्ट। यहां आप देख सकते हैं इनहेंस बाइल फ्लो, मतलब क्या मैकेनिज्म है इसका। डाइजेशन को इनहेंस करेगा, हेपेटोप्रोटेक्टिव है, एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू ये लीवर की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, और लीवर को फर्दरली डैमेज होने से ये बचाता है। न्यूरोट्रांसमिट को मॉड्यूलेट करता है, जिससे मेमोरी को हेल्प, मेमोरी इनहेंस करने में हेल्प मिलती है, फियर कम होता है। और यहाँ प्रोस्टेट कंप्लेंट में स्मूथ मसल्स की टोन को इंप्रूवमेंट करता है, खासकर प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंसी में ये सर्कुलेटरी और एंड्रोजेनिक जो एक्शन है, यानी कि हार्मोनल जो एक्शन है, उसको ये बढ़ाता है। सोरासिस एक्जिमा स्किन में मैं बहुत ज्यादा इसको प्रीफर नहीं करूंगा, लेकिन एंटी इंफ्लामेटरी तो ये है। एस्थमा कफ में भी हम बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं करते, हालांकि ये काम करता है। स्क्रोफ्लोसो 1, स्क्रोफ्लोसो 10 दो प्रोमिनेंट रेमेडी है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन इसको भी आप दे सकते हैं क्योंकि 8 प्लांट तो कॉमन है। ड्राई कफ पे ये भी अच्छा काम करेगा। या इन्फ्लामेशन हो गई है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, सूजन हो गई है ब्रोंकियल्स में, तो ये काम करेगी, अच्छी रेमेडी है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी काम करती है। S2 स्क्रोफ्लोसो 2। लेकिन फिलहाल हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? लाइकोपोडियम कैलवेटम की बात कर रहे हैं, सिंगल प्लांट, स्पेसिमेन प्लांट, मेन प्लांट ऑफ स्क्रोफ्लोसो 2। अब हम आते हैं स्पेसिफिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्क्रोफ्लोसो 2। जल्दी से इन चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बताता हूं।
स्क्रोफलोसो टू, S2 को मेनली हम गोल ब्लैडर या ब्लैडर टाइप की जो जो होलो मस्कुलर ऑर्गन है उनके लिए देखते हैं। तो S2 यानी कि लाइकोपोडियम जो उसका अभी प्लांट हम पढ़ रहे हैं, उसको हम गोलब्लैडर की गाल, गोलब्लैडर स्टोन जिसको कोलीलिथियासिस जो है बोलते हैं, इसमें बढ़िया काम करती है। राइट हाइपोकोंड्रिक पेन, राइट साइड में जैसे लीवर पेन के लिए सर ने पूछा था, उसमें भी पेन होता है और बैक की साइड रेडिएट करता है, ऐसा हमेशा होता ही है जब भी कंजेशन होगा। और लीवर बिटर बेल्चिंग, खट्टी जो डकार आती है, नोजिया, ब्लोटिंग आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद पेट फूलना, पेन वर्स आफ्टर फैटी फूड, कोई भी फैटी फूड खाने के बाद जो है वो पेन, जो लीवर पेन है वो बढ़ जाता है। अब ये फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट क्या डालती है, ये बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, उसके फ्लो को इंक्रीज करेगी। इससे क्या होगा, इससे लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बढ़ेगा और जो फैट को इमल्सिफाई करने की प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगी, क्योंकि गोल ब्लैडर मोटिलिटी इंप्रूव होगी, जिससे बाइल का जो जो स्टेसिस है वो कम होगा और बाइल एफिशिएंटली जो है इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। इन्फ्लामेशन रिड्यूस करेगी, गोल ब्लैडर डक्ट की जो 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 इन्फ्लामेशन गोल ब्लैडर में भी हो जाती है, उसकी जो वाल्व है वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है। फैटी लीवर, गोल ब्लैडर स्टोन, लीवर कंजेशन, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, लाइट शोल्डर ब्लेड पेन। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, या होम्योपैथी में ये राइट शोल्डर पेन को क्यों लाइकोपोडियम के लिए ऐड किया गया? देखिए, जब भी लीवर इन्फ्लेम्ड होगा, लीवर का सूजन बढ़ेगा और फैटी लीवर ग्रेड 2 होगा, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये देखा जाता है, एनाटॉमिकल चीजें भी देखी जाती हैं कि नर्व जो जो कंप्रेशन है वो इस तरीके से होता है कि राइट शोल्डर के ब्लेड में पेन रहता है, राइट शोल्डर ब्लेड में पेन देखने को मिलता है, उसमें आप लाइकोपोडियम को यूज करिए। यूरिनरी ब्लैडर, स्लो वीक स्ट्रीम ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन का फ्लो स्लो होना, स्पीड कम होना, फ्रिक्वेंट और स्पेसियस जो नाइट है, बार बार रात को पेशाब होना, इनकम्प्लीट एम्पटिंग ड्रिबलिंग, पूरे तरीके से यूरिनरी ब्लैडर का एम्प्टी ना होना, और जो है वो ड्रिबलिंग यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन का पास होना, यूरिनरी रिटेंशन, स्पेशली एल्डरली मेल्स विद एनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट बढ़ने के बाद जो यूरिन रिटेंशन होता है, उसमें ये बहुत बढ़िया रेमेडी है। और ये ज्यादातर सारे केस में ये D4 में काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट क्या डालता है ये ब्लैडर की मसल्स को टोन अप करता है, ब्लैडर की मस्कुलर जो पावर है उसको बढ़ाता है, उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल पावर, रिलैक्स होने की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका पूरा का पूरा मूवमेंट है उसको इंप्रूव करता है। ब्लैडर की नेक एंड यूरेथ्रा के स्पिंचर के जो मसल्स होते हैं, जो रिंग टाइप के मसल्स होते हैं, उनको रिलैक्स करता है, टोन अप भी करता है। एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब स्पेसिफिकली ब्लैडर और यूरेथ्रा पे। प्रोस्टेट इंड्यूस ऑब्स्ट्रक्शन के सेकेंडरी सिम्टम जो होते हैं, यानी कि प्रोस्टेटाइटिस और प्रोस्टोमेगली होने के बाद जो यूरिनरी कंप्लेन देखने को मिलती है, ये बताया मैंने बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया या BHP, इसके साथ जितनी भी कंप्लेन है सबको ये रेमेडी बहुत अच्छे से मैनेज करती है। इन सभी केस में स्कोपोलोसो 2 को कैंसरेसो 2 के साथ हम यूज करते हैं। हाँ, तो आप लीजिए ना S2C2 और F1 को लीजिए 30 में या 200 में। बाकी अब मैं कल आपको एक कॉम्प्रेस भी बताऊंगा, पेन कॉम्प्रेस। धीरे धीरे अब हम प्रैक्टिकल चीजों पे आएंगे। कल बहुत ही खास, बहुत ही बढ़िया ऑल रोमेटिक पेन कॉम्प्रेस में आप लोगों को बताने वाला हूं, कैसे हम बनाएंगे उसे और कैसे उसको यूज करना है। प्रैक्टिकल चीजें आती रहेंगी, क्योंकि अब हम धीरे धीरे फ्लो में आ जाएंगे इस रेमेडी को कंप्लीट होने के बाद। ओवरीज, फीमेल में PCOD PCOS के केस में इसको हमेशा याद रखिए, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, खासकर जब PCOD है, सिस्ट है ओवरीज में, इनफर्टिलिटी ड्यू टू ओवरियन इनसफिशियंसी, ओवुलेशन की कमी की वजह से या PCOD की वजह से इनफर्टिलिटी है, ओवरियन पेन बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस। स्पेशली राइट इसलिए लिखा है क्योंकि राइट में, लेकिन हम यहाँ दोनों केस में देखते हैं। हाँ, ओवर एक्टिव ब्लेडर में भी काम करेगा, लाइटर में दीजिए, S2C2C17WE लाइटर में दीजिए, ओवर एक्टिव ब्लेडर में भी काम करेगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, हार्मोनल रेगुलेशन, ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाड एक्सिस, हाइपोथैलेमस एक हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, और
ग्लैंड भी बोल सकते हैं इसको, ये ब्रेन का पार्ट भी है और कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल सिस्टम का पार्ट भी होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी एक ग्लैंड है। ये दोनों ग्लैंड और गोनाडल मतलब जो फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिस जो होते हैं, एक पूरा एक्सेस का मतलब ये ग्रुप है, गुच्छा है, जो एक नेक्सस है जो काम करता है। ठीक है, ये तीनों मिलके काम करते हैं, इसको ये रेगुलेट करता है। इम्प्रूव ओवुलेशन इन एनोवुलेटरी साइकिल, राइट ओवरी के ब्लड सर्कुलेशन दोनों में इंप्रूव करेगा। एक्ट्स ऑन एंड्रोजन डोमिनेंट पीसीओएस, जो हार्मोनल डोमिनेंट पीसीओएस होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसको कम करता है। राइट साइडेड पीसीओएस, स्कैंटिमेंसिस, ये दोनों में ही काम करता है, यानी कि ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप यूज करिए। मेल में टेस्टिस एट्रोफिक कंडीशन, यानी कि टेस्टिस का साइज कम होना, पेन होना, टेस्टिस को पुल करते हुए खींचते हुए पेन होना, और या जो लूज अंडर गारमेंट में भी पेन देखने को मिलता है। थोड़ा टाइट गारमेंट में पेन कम होता है, यानी कि मूवमेंट ज्यादा ना हो तो पेन कम रहता है। और वीक इरेक्शन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हाइड्रोसील, वेरिकोसील, इन सब केस में ये बढ़िया रेमेडी है। और सर्टोली और लीडिंग सेल के फंक्शन को एक्टिवेट करके इंप्रूव करके ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, टेस्टोस्टेरोन को बूट करके स्पर्म के बनने के प्रोसेस प्रोडक्शन को ये एनहेंस करता है, बढ़ाता है। पेरिफेरल सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। स्क्रोटल एरिया में, पेल्विक रीजन में, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस, यानी कि वही गोनाडल एक्सिस हो गया, उसको रेगुलेट करता है। और एंड्रोजेनिक टोन, यानी कि हार्मोनल जो चीजें हैं उसको बढ़ाता है। और हाइपोगोनाडिज्म, डिलेड प्यूबर्टी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये मेल के कंप्लेन में बहुत हेल्पफुल रेमेडी है स्कोरप्लोसो 2, अलग अलग डायल्यूशन में। हालांकि ये अगर हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से है तो अलग डायल्यूशन दिया जाता है, और प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम की वजह से है तो अलग डायल्यूशन दिया जाता है। वो सब हम फॉर्मुलेशन को देखेंगे तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। देखो ये प्रॉब्लम हो गई जहां पे ये रेमेडी जिस तरीके से मेल के लिए काम करती है। मेल सेक्सुअल डिजीज जो है, लाइकोपोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए ये टेबल अलग से ही मैंने बिल्डअप किया है, बनाया है इसको। ये सारी कंडीशन में हमें एक मेल की प्रॉब्लम के लिए इसको याद रखना है, स्क्रोफलोसो 2 को। ठीक है, ये हो गई हमारी नॉर्मल चीजें जो स्क्रोफलोसो 2 की बोटेनिकल प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई है, और अलग अलग जगह उसका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट बताया है, ये कैसे काम करती है, मतलब क्या क्या चीजें ये बॉडी में जो है वो चेंज करती है। एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूं। हालांकि ये भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये भी 30 और 200 डायल्यूशन में ही काम करता है। मेल की प्रॉब्लम है, एक मेल जो अपनी वाइफ के लिए कम अट्रैक्टिव रहता है, या उसको डिजायर बहुत कम रहती है, लेकिन दूसरे जो कहीं ना कहीं वो देखता है किसी फीमेल को, तो वहां उसकी डिजायर इंक्रीज रहती है। बहुत बढ़िया सिम्टम है, याद रखना आप इसको। ऐसे जो भी ऐसे, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। एक एक अदर अट्रैक्शन तो सभी में रहता है, वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन अपने जो उसकी खुद की वाइफ है उसके लिए कम है, और बाहर या उसको उसको एक्चुअली लिबिडो ही कम हो जाता है, डिजायर ही बहुत कम वहां पे देखने को मिलती है। ऐसे केस में स्कोफ्लोसो 200 सुबह शाम दीजिए ऐसे पेशेंट को, बहुत बढ़िया काम करेगी। बाकी हम चीजें देख ही चुके हैं, अब हम कुछ और इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी और किस बेस पे हम इसको सिलेक्शन कर सकते हैं लाइकोपोडियम को, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की ही बात करेंगे। देखिए डिस्पेप्सिया, एसिडिक इरप्शंस, और जो भूख है वो कम लगती है, या एक बढ़िया प्रॉपर्टी है कि भाई भूख लग रही है पेशेंट को, लेकिन जब वो खाने बैठता है तो वो पूरा खाना नहीं खा पाता है, ये चीज बहुत बढ़िया रहती है। और इसके अलावा एक्सेसिव भूख भी अगर किसी को लगती है तो भी लाइकोपोडियम या स्क्रोफलोसो 2 का सिलेक्शन आप करेंगे। और 200 डायल्यूशन में एक्सेसिव हंगर के लिए ये बढ़िया रेमेडी है। हिकअप, हिचकी आने के लिए हम S1 का यूज करते हैं, S1C15WE, लेकिन S2C15WE भी बहुत अच्छा काम करता है जिनको हिचकी जो है वो
डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा है। अगर नर्वस प्रॉब्लम की वजह से हिचकी है, या नर्व की या वेगस नर्व की और स्टिमुलेशन की वजह से हिचकी है, तो उनको स्क्रोफलोसो 1, और मोस्ट प्रोमिनेंट फ्लैचुलेंस की या डिस्पेप्सिया जैसी कंडीशन की वजह से हिकअप है तो स्क्रोफलोसो 2, C15 और WE तो देना ही है। इसके अलावा पेट में दर्द है, खासकर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन है, राइट साइडेड पेन है, और हर्निया की वजह से होने वाले पेन में भी लाइकोपोडियम एस्क्रोफलोसो 2 बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, जब लीवर कंजस्टिव हो जाता है तो कई बार पेशेंट बहुत सेंसिटिव हो जाता है राइट साइड उसकी, यानी कि राइट साइड में उसको टाइट क्लोथ भी बर्दाश्त नहीं होते हैं, और उसको टेंडरनेस भी लगती है, यानी कि हाथ को थोड़ा हार्डली उस पर अप्लाई करेंगे उसके लीवर के रीजन पे, तो उसको पेन भी महसूस होता है, टेंडरनेस लगती है, मतलब दर्द जैसा लगता है। और हेपेटाइटिस, इसके हेपेटाइटिस बी, ए, सी में भी, यानी कि जॉन्डिस की बढ़िया रेमेडी है ये। और जो मैंने आपको बताया अभी गोल ब्लैडर स्टोन, इसमें तो बढ़िया काम करेगी ही। और डायरिया डिसेंट्री में भी हम कई बार इसको देते हैं। हालांकि एस्टेन सीटेन प्रोमिनेंट रेमेडी है, लेकिन अगर लीवर कंप्लेन की वजह से उसको ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे फैटी लीवर के बहुत सारे पेशेंट को डायरिया रहता है, कॉन्स्टिपेशन कम रहता है, डायरिया ज्यादा रहता है मॉर्निंग में, उनको वाटरी स्टूल ही रहता है हमेशा, उनको S2C2 200 में दीजिए। साथ में लीवर का प्रोटोकॉल जो आने वाला है अभी जल्दी ही, इसको फ्लोसोफाई में आपको मिल जाएगा, गोल्डन प्रोटोकॉल मिलेगा। दूसरा, आप टंग के बेस पे सिलेक्शन करिए। अगर जीभ आप देख रहे हैं किसी पेशेंट की, जीभ को एग्जामिन कर रहे हैं, उस पर येलोविशनेस है, पीलापन है, और पेशेंट थोड़ा ये भी बोलता है कि उसको टेस्ट थोड़ा कम आ रहा है खाने में या चीजों में, टेस्ट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, तो भी लाइकोपोडियम या स्क्रोफलोसो 2 को आप सिलेक्ट करिए, और D4 में दीजिए ऐसे लोगों को, या D5 में दीजिए, बहुत डाइल्यूटेड दाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल तो मैं प्लांट ही बता रहा हूं, और जितने प्रोटोकॉल बताता हूं ये आप लिखते चलिए, क्योंकि अभी मैं नहीं लिख सकता हूं, अभी जो मेरा फ्लो है वो खराब हो जाएगा। मैं प्रोटोकॉल बताऊंगा आपको, वही 10-12 प्रोटोकॉल या उससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल कल आपको मैं स्कूल 2 के बताने वाला हूं, लेकिन जो आज है वो हो सकता है कल ना है, इसलिए उनको राइट डाउन करते रहिए। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक, हमेशा जब मैं प्लांट को बताते हुए कोई प्रोटोकॉल्स बताऊं, कोई भी एक इस ड्यूटी को ले सकता है अपने आप, और इनवॉलेंट्री वो अपने आप को मतलब राइट डाउन करके, उन जो भी 8-10 प्रोटोकॉल मिलते हैं आपको प्लांट वाली क्लास में, वो ग्रुप में डाल दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फीमेल का मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये वेजाइनल ट्रैक की भी बहुत बढ़िया रेमेडी है, लाइकोपोडियम या स्क्रोफलोसो 2, वेजाइनल ड्राइनेस और वेजिनाइटिस, इसके अलावा लिकोरिया, इन सब केस में भी स्क्रोफलोसो 2 बढ़िया काम करती है। और वन ऑफ द प्रेमिनेंट रेमेडी S2 या लाइकोपोडियम को हम इसमें लेके चलते हैं। यूरिनरी कंप्लेंट मैंने आपको सभी बता दी है, मेल की कंप्लेंट भी बता दी है। इरेक्टाइल पावर कम है, प्रीमेच्योर इमिशन देखने को मिलता है, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट रहता है, यूरिन का फ्लो कम रहता है, ऐसा लगता है जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिन में, और ये सब चीज़ों में हम यूज करते हैं। बाकी PCOD के सिम्टम जो भी आपको नजर आते हैं, मेंसेस थोड़ा डिलेड हो जाता है, प्रोफ्यूज नहीं रहता है, या बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हो सकता है, और वेजिनेटिस के सिम्टम भी आप जानते हैं, फीमेल को ड्राइनेस है, और जो इंटरकोर्स के टाइम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम आती है। लिकोरिया आप समझते ही हैं, सब केस में आपको यहाँ यूज करना है। इसके अलावा पेल्पिटेशन में मैंने कई बार स्क्रोफ्लोसो 2 को यूज किया है। स्क्रोफ्लोसो 2 200 स्टेज फ्राइट जैसे लोगों में S2 आप दे सकते हैं, जिनको स्टेज पे जाने का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, घबराहट हो जाती है, उनको S230 या 200 फेब्रिफिको 1 के साथ आप ग्लोबिल में या ओरिजिनल भी 4 बूंदे जीप पे दे देंगे, जो जो उसका प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने से थोड़ा पहले, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट उसके मिलते हैं। मतलब होम्योपैथिक चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव कंप्लेन है, और खासकर मेल की बात करें, उसको प्रोस्टोमेगाली है, डाइजेस्टिव कंप्लेन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, साथ में उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, या कोई भी मेल के करेक्टर की डिस्फंक्शनिंग हो सकती है, और उसकी वीक मेमोरी है, तो स्क्रोफ्लोसो 2 आपको आपके प्रोटोकॉल में रखना ही है ऐसे लोगों के लिए। S2 200 में बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि मेंटल सिम्टम ही ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। जब भी मेंटल सिम्टम प्रोमिनेंट है तो हमें 30 और 200 डायलेशन की तरफ, यानी कि D10 के बाद सोचना ही चाहिए, जहाँ पे
न्यूरोलॉजिकल या नर्वाइन प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों की वीक मेमोरी में बहुत बढ़िया काम करता है। हालांकि ये होम्योपैथिक वे में दूसरे तरीके से यूज होता है। वीक मेमोरी है और ये भी देखा जाता है कि वो बोलता और लिखता सही है क्या। कई बार एक एक पेशेंट मिलेगा जो लिखी हुई चीज को गलत पढ़ता है, अक्सर गलत पढ़ता है। एक तो हो गया जैसे हमारे पास वर्ड मिल रहे हैं भाई, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, जैसे बोटेनिकल वर्ड है वो थोड़े मुश्किल है, लेकिन नॉर्मल वर्ड को भी वो गलत पढ़ता है, कुछ का कुछ पढ़ता है, तो वो ऐसे लोगों को होम्योपैथिक वे में सिलेक्ट करते हैं। यानी कि स्पेल और राइट रोंग वर्ड, यानी कि वो स्पेल भी गलत करता है, बोलता भी गलत है, स्पेलिंग भी गलत लिखता है, और वो उसको प्रोनाउंस भी गलत करता है। ये दोनों चीजों में होम्योपैथिक वे में रहता है। लेकिन आ, हमारे लिए वो ये सिम्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आता भी है तो आप एस टू का सिलेक्शन ही करेंगे, अगर आता है तो। इसके अलावा कानों के लिए कई बार हम यूज करते हैं जो साउंड आती है टिनिटस में, कई बार इसका फ्लोसो टू बढ़िया काम करता है, खासकर डाइजेस्टिव कंप्लेन के साथ अगर ऐसे लोग आते हैं। इसके अलावा एक दो जगह और मैंने लाइकोपोडियम को यूज किया है। एक जो स्पेसिफिक कंडीशन में स्क्रोफ्लोसो टू की मैं बात करूंगा, जैसे स्मेल कम आना या स्मेल ज्यादा आना। हालांकि L2C13 और WE-D4 में देने से जिन लोगों की स्मेल चली जाती है या कम आती है, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, उन लोगों को हम WE की स्मेल करा देते हैं या RE की स्मेल करा देते हैं, तो उनकी चीजें वापस आ जाती है। पॉइंट नंबर 3 पे रेड इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करा देते हैं तो स्मेल वापस आ जाती है। लेकिन कुछ लोगों को ओवर स्मेल होती है और उनको छींके स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा स्मेल, तो उसमें S2 आप यूज करना। S2 के साथ WE को 30 या 200 डायल्यूशन में देना। तो ओवर स्मेल की जो प्रॉब्लम है, जिससे जो रनी नोज है या एलर्जिक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, हालांकि एलर्जी का ट्रीटमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये वहां इस प्रोसेस को, यानी कि ऑल्फैक्शन के प्रोसेस को, ऑल्फैक्टरी नर्व के जो चीजों पे जब लेके जाएगी, तो वहां ये मैनेज करती है। जो क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल जो दिमाग से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, उसमें से अलग अलग टाइप की नसें जो रहती हैं, नर्व रहती हैं, जो काम करती हैं। इसके अलावा पेल्पिटेशन के लिए मैंने बोला, हार्ट की पेन में भी कई बार हम इसको यूज करते हैं, जहां ये जो इफेक्ट है अपना वो दिखाती है। लीवर की कंप्लेन में हम लोग यूज करेंगे। इसके अलावा हर्पिस में भी हमने कई बार इसको यूज किया है, खासकर जो हर्पिस जो है स्टमक एरिया पे देखने को मिलता है। वैसे हम इस तरीके से सिलेक्शन करते नहीं है कि हर्पिस स्टमक पे हुआ है या एक्सिलरी एरिया में हुआ है या नेक पे हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो है कई बार हमने इसको उन कंडीशन में यूज किया है। स्किन की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं हर्पिस में देखने को मिलती है, क्योंकि जो इरप्शन है वो तो स्किन पे ही हो रहा है, भले ही वो वायरल डिजीज है। हर्पिस के केस हमारे पास आते रहते हैं, कई बार क्रोनिक आते हैं या पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया के पेशेंट आते हैं। हर्पिस ठीक हो गया, अब उसको न्यूरोलजिक पेन है, ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं। और हर्पिस का भी पेशेंट जो है आते ही रहते हैं। और फिलहाल आजकल ज़्यादा जो हर्पिस की प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेगी। ये सारे चीज़ों पे, ये सारे बेसिस पे आप स्क्रोफलोसो टू की जो सिलेक्शन है लाइकोपोडियम के बेस पे वो करते हुए चलेंगे। अब हम, ये सब हो गया अपना स्क्रोफलोसो टू, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, बोटेनिकल प्रॉपर्टी, और ये की बेनिफिट जो अभी मैंने आपको बताए भी हैं। ब्लोटिंग, लीवर कंप्लेन, रिलीविंग पेन रिलेटेड टू द यूबी, यूरिनरी ब्लैडर, गोल ब्लैडर, यूरेथ्रा और लीवर भी। Highly effective in treating functional issues related to the liver and kidney and gallbladder. It is helpful in treating issues related to the intolerance, male reproductive organs. ये सब हम कर चुके हैं। करेक्ट साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज ऑफ एंजाइटी रिलेटेड टू द डाइजेशन, डाइजेशन के साथ में एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो लाइकोपोडियम मतलब S2 काम करता है। ये बहुत की बेनिफिट मैंने इसको बताए हैं आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये चीज आपको जो मैं दिखा रहा हूं, ये हमारा स्क्रोफ्लोसो टू की प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे अब। यानी कि लाइकोपोडियम प्लांट को मैंने कंप्लीट कर दिया है।
अब देखिए हमें लगभग पूरी क्लास लग गई केवल एक प्लांट को स्टडी करने में, लेकिन अब ये हो गया कि और प्लांट नहीं है, बाकी प्लांट हम पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़े हैं उनकी प्रॉपर्टी का ये बहुत अच्छा टेबल आप लोगों के सामने दिख रहा है। लाइकोपोडियम कैल्विनेटम की प्रॉपर्टी अलग अलग जगह, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, यूरिनरी और जेनेटल, गोल ब्लैडर, टेस्टिस, ओवरीज, यूरेथ्रा, लीवर और किडनी, जहां जहां स्क्रोफलोसो 2 ज्यादा काम करता है वो सब पे प्लांट की प्रॉपर्टीज को मैंने टेबल में लिख दिया है, क्योंकि 8 प्लांट कॉमन है। लाइकोपोडियम तो मेन प्लांट हो गया इसका, जो लगभग सभी जगह काम करता है, किडनी पे ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत यहां भी करता है। जो बॉक्स खाली है इसका मतलब वहां वो प्लांट कम काम करता है या नहीं करता। अब स्क्रोफलोसो 2 में टसिलेकोफोरफेरा का यूरिनरी और जो जेनेटल ऑर्गन के उसके मिकोजा को सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा और उसको मजबूत करेगा। बर्निंग, यूरेथ्रा में बर्निंग को रिलीज करेगा और किडनी में माइल्ड डायरेटिक के तरीके से काम करेगा। टसिलेकोफोरफेरा जो काम S2 में करेगा लाइकोपोडियम के साथ मिलके, जो S1 में किया नक्सोमिका के साथ मिलके वो तो पढ़ लिया है। अब यहां S2 में ये प्लांट क्या काम करेंगे, क्योंकि ये अलग रेमेडी है। कोक्लेरिया ऑफिशियलिस यहां एपेटाइट को इंप्रूव करेगा, ये जनरल टॉनिक, यूरिनरी, इन सब चीजों के लिए वाइटलिटी इंप्रूव करेगा। टेस्टिस, ओवरी में हार्मोन रेगुलेशन का काम करेगा। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन और यूरिनरी क्लींजिंग यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। वेरोनिका ऑफिशियलिस ऑफिशियलिस ये माइल्ड लैक्सेटिव है। इसके अलावा लीवर क्लींजर और किडनी टॉनिक के तरीके से काम करेगा, यानी कि लीवर और एक्सक्रेटरी सिस्टम की रेमेडी। सिमिलेक्स मेडिका ये डिटॉक्सिफायर है, लगभग सभी जगह ये काम करेगा क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन का काम करती है रेमेडी। सिमिलेक्स मेडिका एड ही प्यूरिफिकेशन के लिए किया गया है, सभी रेमेडी में आएगी, यानी कि ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रेमेडी है पूरे स्क्रोफलोसो ग्रुप की, सरसापरीला। तो चाहे कुछ भी है, चाहे स्किन है, किडनी, लीवर, सब जगह ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। मैट्रिकारिया चैमोमिला डाइजेस्टिव सिस्टम को सूथिंग इफेक्ट करेगा, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को कम काम करेगा और मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन, यूरेथ्रल स्पाज्म को रिलीज करेगा, लीवर को सपोर्ट। हाइड्रेसिस कैनेडेंसिस, अब देखिए लीवर की प्रोमिनेंट रेमेडी है, डाइजेशन को इंप्रूव करेगी और म्यूकोजल लाइनिंग को, लीवर गोल ब्लैडर को डिटॉक्स करेगी, सूथिंग यूरेथ्रा को सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगी। पोटेंट लीवर टॉनिक है, ये मैंने बताया बहुत अच्छा लीवर टॉनिक है ये, और किडनी को माइंडली क्लीन करता है। नेक्सोजिलियम ऑफिशियलिस S2 में लाइकोपोडियम के साथ मिलकर लीवर स्टिमुलेट करेगा, एपेटाइट को इनहेंस करेगा और एफ्रोडेजियक, अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये एक तरीके से जेनेटल ऑर्गन को इनहेंस करने का काम ही करेगा, खासकर जो जेनेटल प्रॉब्लम मेल की होती है। बाइल सिक्रेशन को इंप्रूव करेगा लीवर में, सीमन क्वालिटी को इंप्रूव करेगा मेल के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगा फीमेल के लिए, हेपेटिक एक्शन स्ट्रॉन्ग है, डिटॉक्स करता है किडनी को। नेस्टोजिनम ऑफिशियलिस स्कोफ्लोरिया नोडोसा डाइजेशन को जो है ये इंप्रूव कर सकता है, लेकिन ये लिम्फेटिक चैनल की बढ़िया रेमेडी है। हेल्प इन डाइजेशन वाया लिम्फ, लिम्फ की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाएगा। लिम्फेटिक जेनेटल डिटॉक्स का काम करेगा। नोडुलर स्वेलिंग कहीं पे है, खासकर ये कौन सा ऑर्गन है, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर में लिम्फेटिक स्वेलिंग है या गोल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करेगा। टेस्टिकुलर स्वेलिंग को कम करेगी जो स्क्रोफलोरिया नोडोसा है। ओवरीज के लंप्स को या पीसीओडी में या स्वेलिंग को कम करेगी। ये प्रोमिनेंट एक्शन स्क्रोफलोरिया नोडोसो का स्क्रोफलोरिया नोडोसो का S2 में या स्क्रोफलोसो 2 में देखने को मिलेगा। तो लाइकोपोडियम के साथ मिलके ये सारे प्लांट क्या क्या काम करेंगे वो मैंने ऐड ऑन कर दिया। बहुत बढ़िया टेबल ये बनी है, बहुत बढ़िया टेबल बनी है, और पहली बार इस टाइप की टेबल को मैंने अपनी क्लास में ऐड किया है। बहुत कुछ काम किया गया इस पे, बहुत सारी चीजों का सहारा भी लिया गया और तब जाके ये बनी है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आगे सभी रेमेडी में ये रहे। उसका कारण भी है क्योंकि आगे जो जब हम S3 पढ़ेंगे तो यहाँ लाइकोपोडियम हट जाएगा और यहाँ पे एक नई रेमेडी आ जाएगी और बाकी 8 सेम रहेंगे। तब हमें ये क्लियर होगा कि भाई इस प्लांट के साथ में मिलके ये जो बाकी 8 प्लांट है वो कैसे काम करते हैं। देखो मेन एक्शन चेंज थोड़ा ही हो रहा है, मेन एक्शन तो वही है, लेकिन ये चेंज हो जाता है, वो रेमेडी किस जगह काम करती है। S2 जहां काम करेगी वहां स्क्रोफलोसो 3 भी काम करेगी। भाई कुछ चीजें तो कॉमन है इनमें से, ज्यादातर जगह S1 भी काम करता है,
जब हम S3 पढ़ेंगे तो वो भी बहुत सारी जगह काम करेगा। जेनेटल ऑर्गन पे काम करता है वो, लीवर किडनी पे भी काम करता है, स्किन पे भी काम करती है। तो ये कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टडी भी हो गई एक तरीके से, और जो है वो एक सेपरेशन भी होगा कि हाँ ये रेमेडी इस तरीके से बनी है और ऐसे हमारी जो मेडिसिन है वो काम करी है, और क्यों मैटी जी ने इन प्लांट को जो है कॉमनली यूज किया है। आपके समझ में धीरे धीरे आ भी रहा होगा कि लाइकोपोडियम में कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और इन प्लांट्स में भी कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिनमें से बहुत सारे कॉमन भी होते हैं। तो जो कॉमन वाले हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जैसे कर्सेटीन इसमें भी है, इसमें भी है मान लो, और इसमें भी है, 4 प्लांट में कर्सेटीन है, तो S2 में कर्सेटीन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। लाइकोपोडिन केवल इसी में है तो वो इसी में मिलेगा, कैल्वेनेटीन इसी में है तो वो इसी में मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए सेपोनीन है, अलग अलग टाइप के सेपोनीन है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि बाकी प्लांट में भी थोड़े थोड़े होंगे। तो कुछ चीजों की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और कुछ नई चीज आ जाएंगी। इस तरीके से रेमेडी बनी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। बहुत स्टडी किया होगा मैटी जी ने, हम तो केवल इसको समझ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं कि ऐसा किया होगा। उन्होंने प्रैक्टिकली किया है एक एक चीज को। चलिए खैर, अभी आज इतना ही रखते हैं। 9 बज गए हैं और दिन भर की थकान के बाद अब मेरी भी जो हालत है वो उतनी बढ़िया नहीं है। दूसरा, मुझे बोलना बहुत पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल डिलीवर हो जाए, एफिशिएंटली हो जाए, उसके लिए पीडीएफ है। पीडीएफ के बिना तो मैं बहुत कम बोलना पड़ेगा, धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, और मटेरियल भी आधा भी डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। अब इसमें बहुत कुछ हमने कर दिया आज, जो आज के लिए जो क्लास थी उसमें। और अब कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे स्क्रोफ्लोसो 2 S2 रेमेडी का एरिया ऑफ एक्शन क्या है। बहुत सारी चीजें तो आज ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कल हम एक पूरी पिक्चर बनाएंगे एक सिंगल पेज पे, और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी आप लोगों को मैं कल देने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल और गोल्डन प्रोटोकॉल भी एक दो, जिसका यूज आप अपनी प्रैक्टिस में करेंगे। साथ में एक कॉम्प्रेस भी आपको मिलेगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं ग्रुप में, वो मैं यही चाहता हूं कि ग्रुप में ही ज्यादा क्वेश्चन रहें ताकि और लोग भी सीखें। लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि डिस्कशन ग्रुप में ज्यादा चीजें पूछे आप, वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसका लिंक मैंने डाल दिया था। डिस्कशन ग्रुप में ज्यादा बेटर रहेगा, पर्सनली से भी ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लास वाले ग्रुप में थोड़ा कम क्वेश्चनिंग रहेगी, तो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से मिस आउट नहीं होंगी। कोई मैसेज मुझे डालना है तो वो खराब नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मैसेज क्लास वाले ग्रुप में मत करिए, डिस्कशन वाले में करिए, वो ठीक रहेगा। या टेलीग्राम पे भी डाल सकते हैं, हालांकि ज़्यादा है डिस्कशन वाला, ज़्यादा अच्छा है। नहीं, डिस्कशन वाले में तो ज्वाइन हो रहा है, शायद वो पेटेंट वाले में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं लोग। बाकी नहीं हो रहा होगा तो मैं देखूंगा, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। और ये नंबर ऑफ ये बढ़ाने के लिए मैंने उसको ऐड किया था कम्युनिटी में, लेकिन कम्युनिटी में कुछ वो स्पैमर आ गए और बहुत सारे मैसेजेस उसने कर दिए, क्योंकि कम्युनिटी में ओपन हो जाती है ज़्यादातर चीज़ें जो ओपन ग्रुप है उसमें। और क्लोज में कर नहीं सकता, इसको क्लोज करूंगा तो फिर आप मैसेज नहीं भेज पाएंगे। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड नाइट, नमस्कार।